अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग, आदाब। कहिए जनाब, कैसे हैं? क्या कहा? अच्छा, मैंने सुना और मुझे समझ आ गई। लेकिन मसला तब होता है साथियों, जब हम सुनते ही नहीं और हम ये सोच रहे होते हैं कि मैंने क्या कहना है, मैंने ये कहना है, मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाह रहा था। उस मैं और कहने के अंदर हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं, आई एम अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, मैं जो बात कहता हूं दूसरे तक पहुंच जाती है, मेरी आवाज में बड़ा असर है और मैं जो कहूंगा वो दूसरा सुनेगा। लेकिन कम्युनिकेशन का साइकिल साथियों तब कंप्लीट होता है जब एक तरफ से बात की गई दूसरे तक पहुंची और दूसरे से बात गई आप तक पहुंची। यानी लिसनिंग कम्युनिकेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है जो कि हम बहुत कम कर रहे होते हैं। We do not listen। आप हमारे इस वक्त करंट अफेयर्स के प्राइवेट सेक्टर, पीटीवी, हर तरफ जहां भी करंट अफेयर्स के शोज हो, आप एक चीज को नोट करेंगे कि जितने भी अहबाब उस नशिस्त में होते हैं वो इस बात के बारे में ज्यादा सोच रहे होते हैं कि मैंने कहना क्या है। अगर हम अपने करंट अफेयर्स के टॉक शोज के अंदर 2 मिनट के लिए दूसरे को सुनना शुरू कर दें तो शायद बहुत से मसाइल हल हो जाए और शायद हमें अपनी अगली ही बात का जवाब पहले ही मिल जाए। लिसनिंग बहुत ही खूबसूरत चीज़ है इस लिहाज से कि अगर आप इसको एंजॉय करने लगे ना, बहुत मज़ा आता है। यू कैन रीड एज मैनी बुक्स एज मैनी पीपल यू लिसन टू। आप जितने लोगों को सुनेंगे, आप समझे, आप उतनी किताबें पढ़ रहे हैं। तो अच्छा नहीं है ऐसे किताब खोलो फिर ऐनक लगाओ, मतलब इन माय केस ऐनक लगाओ और फिर जनाब पढ़ो उसको और देखो कि क्या कहा। इससे बेहतर आप एक शख्स को अगर सुन लेंगे ध्यान से तो उतना ही नॉलेज मिल जाए जो एक फलसफी ने अपनी किताब में डाल के रखा था। इस बारे में जरूर सोचिएगा और आज जब आप किसी के साथ गुफ्तगू में जाएं तो ट्राई टू बिकम अ गुड लिसनर। ये सास भी हो सकती है, या आपका टैक्सी का ड्राइवर भी हो सकता है, या आपकी सवारी भी हो सकती है, या आपका दामाद भी हो सकता है, वाइसी वर्सा। आज हमने सुनना है और आज हमने एक ऐसी आवाज को सुनना है, बात लिसनिंग की हो रही है कि जिनको मैं नहीं, मुझसे पहली नस्ल भी, मुझसे आने वाली नस्ल भी, इनके अंदाज, इनकी गायकी, इनकी शायरी, इनकी सिलेक्शन ऑफ पोइट्री को बहुत फॉलो किया जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, भारत में, बल्कि जहां जहां भी उर्दू बोली समझी जाती है। मुन्नी बेगम को कौन नहीं जानता। आज हमारी मेहमान बनेंगी, उनसे बहुत कुछ हम जानेंगे भी, उनकी लाइफ के बारे में, उनके काम के बारे में और साथ साथ उनकी कुछ मशहूर चीजें साथ साथ आपको सुनवाएंगे भी। और इसके अलावा आपको मालूम है आज के दिन कौन आता है? आज के दिन आती है अच्छी खाला। और अच्छी खाला के साथ अब्दुल्ला और जैना और मैं मिलके जनाब मजे की कोई कहानी सुनेंगे। और मैंने सुना है कि आज की कहानी है 3 चूहियों की, ऑल फीमेल्स, 3 चूहियां उनकी कहानी है। मजे के टॉपिक और कैरेक्टर्स बहुत मजे के। देखते हैं अच्छी खाला हमें कहानी की दुनिया में कैसे लेके जाती है। और जनाब रिदा बाजी आज हमारे साथ हैं और रिदा बाजी हमें बताएंगी कि विंटर्स के अंदर कौन से ट्रेंड्स हैं, किस तरह की चीजें आप अपने आप को वार्म रखने के लिए पहन सकते हैं, कौन से कलर्स, कौन से फॉर्म्स। हम तो बचपन में बस एक स्वेटर पहनते थे और सारी सर्दियां मतलब स्वेटर ही बदल के लेकिन अब तो स्वेटर की मुख्तलिफ फॉर्म्स आ गई, तो वो हमें रिदाबाजी थोड़ा सा अपडेट करेंगे उस पर। तो ये सब है जनाब आज हमारे पास आपके लिए ब्रेकफास्ट एट होम में। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रेनर तहमीना। गुड मॉर्निंग। और ट्रेनर काशिफ। थैंक यू। आई लव योर रेड लोअर काशिफ। थैंक यू वेरी मच। बड़ी एनर्जी फील हो रही है इस कलर से और दिल करता है कि यस, सही ब्राइट कलर्स जो होते हैं जिम के अंदर आपको बड़ा मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो आज का हमारा जो वर्कआउट है उसी ब्राइट कलर के साथ, ठीक है, विल स्टार्ट इट। अच्छा, आज हम आपके लिए एब्डोमिनल का वर्कआउट लेकर आए हैं। एब्स के हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं काशिफ से भी काफ़ी दफ़ा पूछते हैं, वैसे भी फेसबुक पे आता है कि हमें बताएं कि हम कैसे मतलब जो है मतलब अपना पेट कम करें, कैसे बनाएं, पेट कैसे अच्छा हम आपको एक्सरसाइज अच्छा, लोगों को कैसे अंदाजा है कि तुम्हारे 6 पैक्स हैं? नहीं, एज अ फिटनेस ट्रेनर मुझे वो मतलब सोचते हैं कि यार ये आया हुआ है, Feel हमें आता बता है। रहा है, तो वो ये पूछते हैं कि 6 पैक्स कैसे बनाया जाए। ये नहीं कहते कि आपके 6 पैक्स कह रहे कि 6 पैक्स कैसे बनाए। नहीं, कैसे बनाए जा सकते हैं या पेट कैसे कम किया जा सकता है। अच्छा, आपने 6 पैक बनाने हैं या वैसे? देखिए हम खाली खाते हैं, कोई इक्विपमेंट नहीं है और 6 पैक्स बनेंगे, 6 पैक्स बनेंगे, पेट कम होगा डेफिनेटली, बगैर किसी इक्विपमेंट के। बगैर किसी इक्विपमेंट के
सीरियसली ठीक, जी, शुरू हम करते हैं। अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। Done तो हो गया जी। we'll lie down here. वार्म अप करना है आपने सबसे पहले। हमेशा हम आपको बताते आए हैं 5 से 10 मिनट अच्छी तरीके से, और जब आपके सारे मसल पट्टे आपके वार्म अप हो जाएंगे उसके बाद अपने एक्सरसाइजेस शुरू करनी अच्छा है। काशिम, आप अपने नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि आज हम 2-2 3-3 एक्सरसाइजेस एक्चुअली मिक्स कर रहे हैं इन एब्डोमिनल एक्सरसाइज। तो जो पहली एक्सरसाइज है, अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई लोअर बैक का प्रॉब्लम है तो बेशक आप हाथ लोअर बैक में रख लें, अदरवाइज फ्लोर पे रखेंगे। यू लिफ्ट योर लेग्स इन सीजर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये सीजर है, ठीक है। सीजर लेग्स जैसे आप लेग ऊपर नीचे करते हैं, तो इसका मकसद ये है कि एब्डोमिनल पे काम करना है। तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल 4 and 3 and 2 And 1, then you bring your knees down, you bring it down again, 4 3 3 2 1, again bring it in and down, ठीक है। अभी ये आपने बेसिकली 15 दफा रेपिटेशंस करनी है। उसके बाद अगली जो एक्सरसाइज हमने काशिफ करनी है, हम एल्बोज बिहाइंड द बैक लेके आएंगे यहाँ पे, शुरू करें। ठीक है। अब जैसे यहाँ लाए, ठीक है, आपने इन किया एंड देन आउट। सो यहाँ पे आपने एक्सेल एंड इनहेल। सो फॉर एग्जांपल यू डिड लाइक 4 ऑफ दिस रेपिटेशंस, ये उसके बाद आपने करना क्या, लेग स्ट्रेट रहेंगी, यू टच डाउन 1 2 3 एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आप बेसिकली अपनी लेग्स का वेट जो है रेजिस्ट कर रहे हैं। सो इट्स 4 कॉन्ट्रैक्शन 3 और ये सारा स्ट्रेस जो है वो आपके एब्स के सारा का muscles सारा, पे पड़ रहा है। क्योंकि अगर आपकी Waist लेग्स पे, का वेट फॉर obliques एग्जांपल पे। 20 किलो है, 30 किलो है, 40 किलो है, तो आप होल्ड करके रखे हुए हैं, तो यू रेजिस्टिंग एंड देन यू आर मूविंग योर बॉडी। एक तरह से आपने 40 किलो वजन उठाया हुआ है जी, उठाया हुआ है, पेट के ऊपर। बिल्कुल। उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है दैट्स बाइसिकल्स, जैसे कि आप ओब्लिक्स के लिए वर्कआउट करते हैं, तो आपने करना क्या है कि आप फॉर एग्जांपल 4 3 2 1, उसके बाद अगेन आपने टच करना है 1 टाइम 1 एंड 2, ठीक है। अब डबल भी उसके कर बाद- सकते हैं, जी, डबल लेग्स भी कर सकते हैं, डबल लेग्स भी कर सकते हैं। सो हम इसमें एक और वेरिएशन बताएंगे, 3 2 1। तो यहाँ पे लेग आपने वो की है एंड देन यू रेज योर all the लेग्स way. 1 and 2 Two. अगेन 4 3 2 1 अगेन रेज योर लेग। तो ये हम लोग स्लो स्लो बता रहे हैं, लेकिन आपने स्लो नहीं करना है। तो काशिफ थोड़ा सा बताएगा कि फास्ट कैसे करेंगे। 1 2 3 जी। 4 एंड देन 1 जी 2, 2 उसके बाद 1, अगेन 2, 4 3 4 2 other leg 1 अगेन 1 स्ट्रेट लेग एंड देन आप उसको करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपकी एक्सरसाइजेज हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आप ऊपर आएंगे, प्लैंक प्लैंक पोजीशन पे। जी। अच्छा, प्लैंक पोजीशन भी हम आपको काफ़ी दफ़ा बताते हैं। फॉर एग्जांपल यू कम इन द प्लैंक, इस पोजीशन में यहाँ से यू बैक And touch. डाउन ओह लवली। टच। तो क्रॉस में बेसिकली काशिफ ये एक्सरसाइज तुमने कभी नहीं कराई मुझे। एडवांस है तो सब मजे में। अच्छा, फिर पहले कहता है आपको बता एडवांस चुका है। हूं कि- तो मुझे क्या समझते हो? डोंट चैलेंज मी। इसमें समझने वाली बात नहीं है, इसमें टेक्निकल चीज समझने की जरूरत है कि हेल्थ कंडीशन क्या है, एज क्या है, कितना टाइम हो चुका है वर्जिश करते हुए, पहले कभी की है या नहीं की है। एकदम से मैं आपको ABC सिखाने के बजाय मैं आपको मास्टर्स की डिग्री पकड़ाऊंगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मुझे को बिल्कुल समझ आएगा, तो डिग्री पकड़ा जिगर समझ में खुद लूंगा जाके। तो अच्छा उस तरह जी। की कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है। अच्छा काशिफ, ये भी एक्सरसाइज इसी में वेरिएशन हम बता देते हैं एक प्लैंक की, ठीक है। कि आप जैसे एल्बो प्लैंक में आते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ हैं, यू पुश इट बैक एंड डाउन। सो इनहेल Very हियर nice, एंड very एक्सेल nice. डाउन। सो इसमें शोल्डर्स, कोर Contraction. आपका सारा इन्वॉल्व है। अगर आप काशिफ को देखेंगे भी, अभी बॉडी कैसे जा रही है, सो इट्स ऑल कमिंग हियर, ठीक है। और आपके शोल्डर्स भी इन्वॉल्व हैं, तो इसमें भी कम से कम भी आपने 10 to 12 रेपिटेशंस करनी है एंड देन फिर आप एक सर्किट बनाएंगे। और रेस्ट लेंगे आज 30 काफी सेकंड्स का। काफी इंटेंस किस्म का काम था। इंटेंस तब होता है कि कई दफ़ा अब मतलब जैसे अक्सर लोग मोटिवेशन की बात करते हैं। सो जिम में म्यूज़िक होता है, या अगर आप घर पे भी वर्कआउट कर रहे हैं तो यू प्ले म्यूज़िक, या आप किसी दोस्त के साथ हैं, कुछ भी है, तो म्यूज़िक प्ले करें जो भी आपको पसंद है, ठीक है। एंड देन ये जब एक्सरसाइजेज आप करेंगे तो रेपिटेशंस जो है ना आपकी, काशिफ एग्री करेंगे इस बात से, तो वो बहुत मज़ा आता है कि जब आप फॉर एग्जांपल जैसे हम कह रहे हैं 4 3 2 1, तो इट जस्ट गोज विद द म्यूजिक। माइंड मसल कनेक्शन बनता है ना, यू आर फोकसिंग ऑन योर वर्कआउट, अपनी कसरत पे, वर्जिश पे, उसकी हरकत पे आप फोकस कर रहे होते हैं। बिल्कुल। आज हमने सोचा जी कि ट्रेनर तहमीना, ट्रेनर काशिफ को हम कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं कि आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको हम टेकअप कर लें। तो क्वेश्चंस, और मेरा ख्याल है एक क्वेश्चन तो ऐसा है, मुझे लगता है पाकिस्तान के जो 4-5 बड़े मसाइल हैं उनमें से एक सबसे बड़ा मसला ये पेट कम करना। पेट कम करना, आज भी उसका जिक्र हो रहा है। तो जो हमें चर्बी का। फीडबैक काशिफ और तहमीना के इस सेगमेंट का साथियों फेसबुक पेज पे मिलता है, यकीन जानिए फरुख, एम आई राइट, 70% हम कह सकते हैं, 70 से 80% हमें सवालात और टिप्स जो हमसे मांगी जाती हैं वो है जी
पेट कम करना है तो उसमें पहली टिप मैं आपको बताऊं भाई खाओ ही कम खाओ ही ऐसा कि बाद में ट्रेनर काशिफ और ट्रेनर तहमीना की मिन्नतें ना करनी बाद पड़ेगी में इस पेट तरह के कम करें। सवालात आते हैं कि कुछ ऐसा गुर बताया जाए, कोई ऐसा शॉर्टकट बताया जाए कि मुझे महीने में नताइज मिले, जो कि गलत है। आपने अगर आपकी उम्र 30 साल है, 30 साल आपने अपने साथ इतना जुल्म किया है और आप एक महीने के मुझे आप कहते हैं कि आपको शॉर्टकट चाहिए या महीने में नताइज चाहिए, ये गलत है यार। यू नीड टू देखिए अपनी अंडरस्टैंड। डाइट जो है काशिफ को ना, गुस्सा चढ़ गया कहता 30 साल आपने अपने साथ ये किया और अब मुझे 1 महीना दे रहे हैं, मैं 1 महीने देखिए ये वाकई में काशिफ ने सही बात की है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं मैंने शादी पे जाना है तो मुझे 5 किलो लूज करना है, 1 हफ्ता है बस मेरे पास, या मेरी शादी हो रही है। ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमें मिलती हैं, लेकिन एक चीज़ ज़्यादा जो हम हमेशा फोकस करते हैं, और मैं और काशिफ या कोई भी ट्रेनर होगा, कि आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो हम सर्जरीज नहीं करते, क्योंकि मेरा तो यही जवाब होता है ठीक है कि ब्रिंग मी समथिंग कि मैं वो सर्जरी कर दूं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन एब्स के लिए एक वाटर इनटेक 2 से 2.5 लीटर पानी आपने रोज़ाना पीना है। दूसरी बात, आपका खाना जो है कम से कम 5 to 6 मील्स। अब मील्स ये नहीं है कि आपने वो लंच या डिनर ही आपने Quantity 5 कम दफ़ा होनी खाना चाहिए, small है। meals। 2 स्नैक्स हैं एंड 3 आपके जो प्रॉपर मील्स हैं कस्टमाइज्ड मील जी। उसके अलावा कार्ब्स, फैट और प्रोटीन, जिसको मैक्रो ब्रेकडाउन कहते हैं, जी। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो वो आपने जो है ना मतलब वो लाजमी आप करें, ठीक है। सब्जियां फ्रूट आप इस्तेमाल करें। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा आता है वो बाबर का वजन सवाल बढ़ाने था। का। हाँ। वजन बढ़ाने का लोग कहते हैं, वो भी हम बार बार आपको ये बताते हैं। देखिए अगर आपने रूटीन फॉलो करनी है तो हम ये कर सकते हैं कि आप हमें फेसबुक पे या इनबॉक्स पे मैसेज करें, विल सेंड यू द बेसिक प्रोग्राम। अगर आप अपनी अपने डिटेल्स लिख देंगे तो हम आपको पर्सनलाइज प्रोग्राम बना के भेज देंगे। अदरवाइज ये है ठीक है कि आप अपनी डाइट, यानी अगर एक बंदा 4 से 5 मील्स ले रहा है, यू हैव टू हैव लाइक 6 to 7 मील्स, और अगर कोई बिल्कुल ऐसे ही है, और अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है, कोई इवेंट आ रहा है, शादी ब्याह, कोई सालगिरह आ रही है, जो तमीना ने बात छेड़ी थी, आप ये कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप अच्छे लगे, 1 हफ्ता रह गया, 3 दिन रह गए, तो अपने लो कार्ब्स डाइट, रोटी चावल कम करते जाएं, आप अच्छे लगेंगे किसी भी इवेंट और पे। स्किन पे फ्रेशनेस आ जाती है, आपका थोड़ा सा जो सूजन है वो कम उस हो वीक जाती में, है। उस मंथ में लो कार्ब डाइट पे चले और जाएं। डिटॉक्स के भी एग्री करेंगे। जैसे देखें आप पूरे साल मतलब हम लोग खाते रहते हैं और 1 महीना आता है रमज़ान का, तो ये भी हो सकता था कि अल्लाह ताला हमें कहते हैं कि 6 महीने रोजे रखें। लेकिन हर चीज़ में कोई ना कोई रीज़न है, और ये मेडिकली प्रूव्ड है कि वो जो एक पूरे साल के बाद हम 1 महीने के रोजे रखते हैं, इट्स क्लिनजिंग योर बॉडी। सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, सर्टिफाइड डॉक्टर्स, सब ये एग्जांपल्स यानी देते हैं सिर्फ फास्टिंग वो की। रूहानी क्लेंजिंग नहीं होती, वो जिस्मानी क्लेंजिंग भी जिस्मानी होती वो cleansing फिटनेस है। गोल्स में एग्जांपल देते हैं कि आप फास्टिंग करें, आप फास्टिंग आप वो करें। प्रेफर करते हैं कि फास्टिंग करें। अब बाहर के मुल्कों में भी जो लोग हैं जिनका रुझान है फास्टिंग ये, का कोई fasting का। कॉन्सेप्ट नहीं है, दे आर एक्चुअली डूइंग फास्टिंग बिकॉज इट क्लींस ऑल द टॉक्सिन्स। तो Lovely. कोई भी जो लोग हैं जो कि जिम जाते हैं ऑलरेडी, पेट का मसला है या नहीं, आप फिट हैं या नहीं है, दोनों सूरतों में प्लीज आप डिटॉक्स करें, जिसको डिटॉक्स आप कहते हैं, ये क्लींस करें हर 2, 4, 6 महीने के बाद। यू हैव टू डू इट। तो उससे आपकी बॉडी को बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। फास्टिंग का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने फाके करना शुरू कर दें, नहीं, हरगिज़ मतलब ये नहीं है हमारा। आहिस्ता आहिस्ता अपने खाने पीने का ख्याल रखते हुए कम खाना शुरू कर दीजिए बस। अचानक से एकदम से पता चले महीने के रोजे रख लिए, 2 महीने के, और कुछ और हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं आपको। और ये वाली जो फास्टिंग है ये बिल्कुल दूसरा वाली फास्टिंग है कि खाना पीना बंद, बिल्कुल रोजे की तरह। नहीं, आप स्मॉल ईटिंग, स्मार्ट ईटिंग करें, और स्मॉल ईटिंग करें जिसमें मूंगफलियां, बादाम, थोड़ी सी सब्जियां, और अगर सालन भी खा रहे हैं तो आधी एक रोटी खाएं, आप लिमिट में खाएं। समटाइम्स यू कैन डू फुल फास्टिंग, जैसे हम रोजा रखते हैं। समटाइम्स ये होता है जिसको कहते हैं डिटॉक्स। डिटॉक्स का मकसद ये होता है एक दिन आपने सिर्फ फ्रूट्स खाए, एक दिन सिर्फ आपने वेजिटेबल्स खाई, एक दिन आपने सिर्फ मीट खाया, एक दिन सिर्फ कार्ब्स खाए हैं। तो ये भी बेसिकली 3 से 7 दिन की एक डिटॉक्स डाइट होती है, जिसको हम कहते हैं इट्स क्लींजिंग योर बॉडी। तो डिपेंड, बाकी कंप्लीट फास्टिंग भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू। और इस चीज में माइक्रो न्यूट्रिएंट मिस होना नहीं चाहिए, जो कि है आपके बिल्कुल नहीं होना मल्टीविटामिन। चाहिए। बिल्कुल मिस नहीं करना है आपने, अगर आप इस तरह का कोई काम करने जा रहे हो तो। मल्टीविटामिन किसी भी ब्रांड को आप ले सकते हैं, इस्तेमाल करें दिन में, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक आपको कितनी टैबलेट्स चाहिए। ग्रेट। ट्रेनर काशिफ, ट्रेनर तहमीना, थैंक यू वेरी मच। बहुत इंफॉर्मेटिव आज का सेशन था। हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 3 चूहियों की कहानी हमें अच्छी खाला सुनाएंगी, और जो कि ज़ैना अब्दुल्ला और मैं सुनेंगे, और आप सब भी सुनेंगे। तो जनाब तखलिया कर दें अपनी ज़िंदगी में, सबको कहें खामोश, मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट पे, क्योंकि शुरू होने वाली है अच्छी खाला की कहानी। अभी थोड़ी देर में रहिए मेरे साथ। Breakfast at home. Breakfast at home.
जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छी खाला हमारे साथ मौजूद हैं। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जीते रहिए, बहुत खुश रहिए जनाब। क्या हाल चाल हैं? बिल्कुल ठीक। और हमारे साथ कौन हैं जी? आपका क्या नाम है? अब्दुल्ला। और आपका क्या नाम है? ज़ैना। जैना और अब्दुल्ला अच्छी खाला की कहानी वाह, सुनने आए वाह, वाह, हैं। बिल्कुल। जैना, आपने पहले सुनी अच्छी खाला की कहानी? नहीं। नहीं, आज सुनेंगे जी। अच्छा। और आपको पता है आज किसकी कहानी है? कहानी किसकी? किसकी? 3 चूहियों की। 3 चूहियों की। 3 फीमेल माइस। ओह माय गॉड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। जी तौसीक, तो ये कहानी यूं शुरू होती है कि एक ब्राह्मण, बच्चों आपको ब्राह्मण का पता कौन होते हैं? दरअसल ब्राह्मण जो है हिंदुओं में एक ऊंची जात होती है, ठीक है। ये मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की बता दूं जी। ये जरा ऊपर के लेवल के लोग, हाँ, जो अलीट जिन्हें आप कह सकते एलीट हैं, किस्म हाँ? के लोग, ठीक है। तो लेकिन अलीट भी वो जो मजहबी, ठीक है। जैसे उल्मा, हाँ। पढ़े लिखे जो होते हैं, जो मजहबी जो हैं वो रसूमात अदा करते हैं इस तरह, लेकिन उसके अलावा भी उनकी खानदान के लोग ब्राह्मण ही कहलाते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं कि वो करें। तो एक ब्राह्मण होता है, वो जनाब जा रहा होता है रास्ते में कहीं से, वो कुछ मंत्र वगैरह मंदिर में पढ़ के और उसके बाद घर जा रहा होता है, अपनी रिलीजियस रसूमात जी, करके रसूमात घर जा रहा करके घर जा रहा होता है। रास्ते में जब वो गुजर रहा होता है तो एक छोटा सा मिट्टी का टीला होता है। अच्छा। उसके पास से जब गुजरता है तो जीनिया वहां मिट्टी के टीले के पास से एक चूहिया निकलती है और वो चूहिया भी बातें करती है। ये अच्छी खाला की कहानी के अंदर मछलियां हाँ, और घोड़े और सब हाथी बातें और करते- चूहियां बातें करती हैं। वो चूहिया जो है वो एकदम ऐसे 2 पांव पे खड़ी हो जाती है। आपने कभी एनिमल उसमें प्रोग्राम में देखा होगा, वो यूं खड़ी होकर चूहिया देखती है इधर उधर, है जी। तो वो यूं खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि जाके कहना चक्की वाली से, पैगाम दे रही है गन्ने वाली, और मर गई है जो है वो घाटी वाली। हैं? घाटी ये वाली। तो बहुत ही अलजबरा का सवाल हो लग रहा है मुझे, कोई मैट्रिक का। ये दरअसल वो 3 चूहियां जो है ना, एक उस ब्राह्मण के घर में जो चक्की होती है, जो पुराने जमाने में जिसमें गंदम पीसते थे, वो वहां रहती होती वो है। उसके नीचे रहती है। अच्छा। और एक उसकी बहन जो है वो गन्ने के खेत में रहती है। तो वो कह रही है, अब मुझे समझ आ गया और कि वो कह रही तीसरी जो है वो घाटी पे रहती है। हाँ। ठीक है जी। तो क्या आप जरा दोबारा अब कह वो दें कि जाके कहती कहना। है, जाके कहना चक्की वाली को, बहन मर गई है गन्ने के खेत वाली, और पैगाम दे रही है घाटी घाटी वाली। वाली। अब कहानी को समझ हाँ में आनी जी। शुरू हुई है। अब वो जी ब्राह्मण तो डर गया हाँ। कि ये अजीबोगरीब बात है, और जनाब वो तेजी से भागा, सांस फूली हुई, और जनाब आया, घर में घुसा और दरवाजे बंद कर दिए। उसने समझा कि ये कोई चुड़ैल वगैरह है ना, जो बोल हाँ, रही है। जो बोल रही है और चूहिया के रूप में है। ओह हो। तो वो जनाब उसने दरवाजे बंद कर लिए और अपनी बीवी से कहा कि मुझे जल्दी से कहीं पे बिस्तर पे कहीं कोई चीज उड़ा दो। थर थर कांप रहा, ठीक है। खौफ के मारे हाँ, हाँ। कांप रहा। तो उसकी बीवी ने पूछा, बात क्या है? तुम तो गए थे इबादत करने के लिए अपनी इबादतगाह मंदिर में, तो वहां से आते आते तुम्हारा ये हाल हो गया। कहता है, नहीं नहीं, कुछ मत पूछो मुझसे, मुझे रास्ते में एक चुड़ैल मिल गई चूहिया के रूप में। ठीक हो गया। उसने कहा, अच्छा तो फिर इसमें डरने की क्या बात है? वो तो चूहिया थी छोटी सी। कि नहीं नहीं, वो बोल रही थी और वो कह रही थी कि जा कहना चक्की वाली को, बहन मर गई है गन्ने के खेत वाली, और पैगाम दे रही है घाटी वाली। तो जनाब वो कहने लगी, अच्छा ये वो कह रही थी। तो वो चूहिया जो उसके घर चक्की के नीचे रहती थी ना, वो सुन के फौरन बाहर निकल आई। ओह।
और उसने खड़े होके कहना शुरू कर दिया, भैया ब्राह्मण कल मरी या आज? यानी अब ये मुझे बताओ कि वो कल मर गई थी या आज मरी? डेट ऑफ डेथ बताओ। हाँ जी, भैया ब्राह्मण कल मरी के आज? ले जी, अब तो ब्राह्मण की जो बीवी थी वो भी परेशान और ब्राह्मण भी, उन्होंने घर छोड़ दिया और भाग के बाहर निकल गए। और जनाब उन्होंने वो घर के दरवाजे बंद करके और लोगों से कहा, इस घर में मत जाना, यहाँ चुड़ैलें रह रही हैं। तो जनाब ये छोटी सी कहानी थी। तो ये बड़ी चालाक चूहियां जो थी, बहुत मैं ये चालाक समझना चाह रहा हूँ, असल जो मेरा पॉइंट है हाँ जी, कि वो जो गन्ने वाली थी, जी जी, वो पता चले कि ये कोई ब्रेकिंग न्यूज ऑथेंटिक थी, वो वाकई मरी भी थी, अभी वो गन्ने के खेत में जिंदा थी? नहीं नहीं, वो वाकई मर गई थी। और जो घाटी वाली चूहिया थी जो गन्ने के खेत के पास ही थी, वो असल में चक्की के नीचे रहने वाली बहन को पैगाम दे रही थी कि वो बहन मर चुकी है, तो तुम आ जाओ उसके कफन दफन के लिए। हाय हाय हाय, तो व्हाट्सएप का दौर नहीं था ये, और ना व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाता। पता चला जाता, वो दौर ऐसा नहीं था। छोटी सी कहानी है, लेकिन बच्चों आपको अच्छी लगी ज़ीनिया? भाई बच्चों आप बताएं, आप मेरा ख्याल है अब्दुल्ला को ज्यादा अच्छी लगी है ना? अब्दुल्ला, 3 माइस की 3 चूहियों की कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी। अच्छी, वेरी गुड। अच्छा, आपको किस तरह की स्टोरीज पसंद है ज़ैना? मुझे एनिमल्स की या फेरी टेल्स की या परियों की, कौन सी वाली किसकी अच्छी कहानियां लगती है? फेरी टेल्स की। फेरी टेल्स की। टेल्स ये पहले आती तो सैफुल मलूक की कहानी सुनती। बिल्कुल, अच्छी खाला के पास फेरी टेल्स वाली भी बहुत सारी कहानियां हैं। अच्छा अच्छी खाला, एक फरमाइश जो आई है वो आपके सेगमेंट के हवाले से कि जी वो जो किश्तवार वाली कहानियों का जो सिलसिला था ना, वो हमने बड़ा एंजॉय किया, क्योंकि उसमें जो सस्पेंस पे जो अच्छी खाला कहानी को छोड़ती है, हाँ जी, तो वो अगला प्रोग्राम देखने का शौक होता है। तो हम ये आपसे गुजारिश करेंगे कि कभी कुछ जरा वो किश्तवार वाली भी लेके। हाँ, एक ऐसी भी कहानी है मेरे पास, नीलम परी की, जिसमें वो परी भी है और वो भी कहानी है। वो भी कहानी है, वो भी कहानी है। अच्छा, क्या बच्चे की तरबियत में ये कहानियां, ठीक है इसमें एक मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है या कुछ कहानी में मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं भी होता, लेकिन उसके अलावा बच्चे के लिए कितना जरूरी है कहानी सुनना और सुनाना? नहीं, देखें मैं आपको एक बात बताऊं कि बच्चे जो है ना, वो कुदरती तौर पे नेचुरल जो है, वो इस कहानियां जिसमें वो अपने तौर पे सोच सकें, कि इमेजिन कर सकें, उसे पसंद करते हैं। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात ये होती है कि बचपन से कुछ ऐसी तरबियत होती है, आप देख लें कि सिर्फ इन कहानियों का रिवाज उर्दू में नहीं है। ठीक है, ये बच्चों को रात सोने से पहले ये ज़रूर सुनाई जाती थी, ताकि बच्चे जो हैं वो नींद आ जाए उन्हें और वो आराम से सो जाएं, यानी देर तक जागते ना रहें। क्योंकि ये भी बिल्कुल एक कायदा है कि कहानी सुनते सुनते अक्सर बच्चे सो जाते हैं। लेकिन मुझे याद है, अब आपने तो मुझे एक्चुअली बचपन में कहानियां सुनाई नहीं है। अब मैं तो जब कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो तो मेरी तो नींद सींध उड़ जाती थी। मैं कहता था अच्छा फिर आगे कहानी को चलाएं करें। वो ना इस तरह के बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो जरा दिमागी लिहाज से बहुत तेज होते हैं, उनका इमेजिनेशन मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे बच्चों को सुलाने के लिए फिर क्या ट्रिक होनी चाहिए? फिर ऐसे बच्चों के लिए सैफुल मलूक की कहानी, हाँ, तो चलती जाती। अच्छा, मैं अच्छी खाला सोच रहा था जी कि हम बच्चों को इस बात पे भी इनकरेज करें कि वो भी कहानियां सुनाया करें, बिल्कुल खुद, बिल्कुल, और बड़े सुने उनसे, बिल्कुल बड़े उनसे सुने कहानियां, बच्चे कहानियां पढ़कर आए या अपने बड़ों से कहानियां सुनकर आए, फिर वो हमें सुनाए। वेरी गुड भाई। चलें जनाब, आप हमारे फेसबुक पेज पे साथियों ब्रेकफास्ट एट होम पे इनबॉक्स करें अगर आपके पास कोई मजे की कहानी है और आप हमारे शो में आके आप हमें, मुझे और अच्छी खाला को कहानी सुनाना चाहते हैं, तो आपको भी हम एक स्पेशल सेगमेंट रखेंगे। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, थैंक यू ज़ीना, थैंक यू अच्छी खाला, बहुत मजा आया। और हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा ब्रेक से जब हम मशहूरियां ब्रेक से वापस आएंगे तो रिदा बाजी हमारे साथ होंगी और सर्दियां जम चुकी हैं, आ चुकी हैं पूरी आबोताब के साथ। तो हम उन सर्दियों के वार्डरोब के हवाले से और कुछ ट्रेंड्स और कलर्स के हवाले से बात करेंगे। रहिए मेरे साथ।
breakfast at home. एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे। हमारे साथ मौजूद है आज रिदा। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम गुड वालेकुम। मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सर्दियां आपको ज्यादा पसंद है या गर्मियां? सर्दियाँ। फैशन का ज्यादा, Fashion गर्मियों का में मजा नहीं आता? नहीं पता क्या, वो एक बड़ा मजे का जोक है कि जी किसी खातून को ठिठुरते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि जी क्या परेशानी है आपको, कहते नहीं जी मैं शादी में जा रही हूँ, मतलब फैशन भी पूरा करना है, चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियों। लेकिन सर्दियों की खास बात ये तो होती है कि हमारे पास ऑप्शंस बड़े मजे मजे के होते हैं। अच्छा, जैसे कि केप्स, ओके। और आजकल का जो ट्रेंड है वो ब्लैंकेट रैप्स का है। ब्लैंकेट रैप्स, Yes. यानी कंबल ओढ़ा और निकल गए निकल गए बिल्कुल। डिनर पे, शादी एक पे। सिंपल से एक ड्रेस को आप बड़ा खूबसूरत कर सकते हैं एक अच्छे रैप के साथ। चले उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज का जो रिदा का सेगमेंट है साथियों, उसके 3 हिस्से हैं। जी कौन बिल्कुल। कौन से? पहले जी मैं आपको विंटर के रंग बताऊंगी। ओके। अच्छा, वो ज़माना था कि जब कहते कि जी काला रंग जो है वो सिर्फ सर्दियों में पहनना है, गर्मियों में नहीं पहनना। सफ़ेद जो है वो सर्दियों में नहीं पहनना, गर्मियों में गर्मियों में पहनना पहनना है। अब ऐसा कुछ नहीं है। तो आजकल के जो टॉप 5 कलर्स हैं विंटर के, वो अगर आपकी वार्डरोब में तो बहुत अच्छा है, नहीं होंगे तभी सर्दियाँ गुजर जाएंगी, लेकिन वो इतनी मज़े की नहीं होगी। एनीवेज जी, ब्लैक, अच्छा, वाइट, व्हाइट। अच्छा, व्हाइट वाइट है। देखिए जैसे आई एम वेयरिंग वाइट, हाँ। और इसका फ्यूजन करके कॉम्बिनेशन करके पहने बहुत खूबसूरत लगता है। ब्लैक एंड वाइट बहुत ज़बरदस्त लगता है डेफिनेटली लग भी रहा है इस ना। वक्त। और इसके अलावा ये वाला जो मरूनिश रेड है, हाँ। ये जरूर आपकी वार्डरोब में होना चाहिए। अच्छा, ये विंटर्स में इस विंटर दफा के इन लिए, है। बिल्कुल। इसके अलावा पर्पल, मेटालिक ग्रे, पर्पल, ये 5 मेटालिक रंग ग्रे, मैरून, व्हाइट एंड ब्लैक। ब्लैक, एग्जैक्टली। अच्छा, व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में साथियों मैं एक सरप्राइज है, अभी आपको थोड़ी देर में दूंगा। आज किसी और ने भी ब्लैक और व्हाइट पहना हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है, वो अभी तो आपको बड़ा थोड़ी देर में पता लगेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, Surprise. एक चीज़ और ये कि बाद में काट रही हूँ आपकी, कि जो यंग जनरेशन है, नॉर्मली हम कुछ रंग उनके साथ एसोसिएट कर देते हैं, जैसे कि मस्टर्ड जो है वो इस साल का जो चोजन कलर है वो मस्टर्ड है, लेकिन हमारा जो एज ग्रुप है वो भी पहन सकता है। ये क्या मतलब अभी हमारा? एक बात आएगी, अभी बोलेंगे तो सीख। नहीं, हमारा एज ग्रुप आपने किसी और को देख के कहा ना, मुझे देख के तो नहीं। नहीं, तौबा मेरी, नहीं। अच्छा जी, अब आते हैं कोई रैप्स और इन सारी चीजों के ऊपर। ये क्या Exactly. चीज है? रैप्स तो वो हमने तो खाने वाला रैप सुना हुआ है कि हाँ रैप्स बिल्कुल, को- वो रैप हो तो क्या बात है, लेकिन हम कपड़ों की बात करेंगे। ठीक है। अच्छा जनाब जी, ये जो चेकर है ये विंटर का इन ट्रेंड है। चेकर, ये पहले तो स्कार्फ, एक नॉर्मल स्कार्फ होता था, जैसे कि एक नॉर्मल स्कार्फ है ठीक है। ट्रेडिशनल टच के साथ, कढ़ाई के साथ ये स्कार्फ है, ठीक ठीक है। है। ये आप एक आम जोड़े को, कैजुअल ड्रेस को आप अच्छा कर सकते हैं, फॉर्मल कर सकते हैं विद अ स्कार्फ। अच्छा, फिर आते हैं जी ये चेकर में, ये डबल साइडेड होते हैं, ये आपके है। वार्डरोब में होने चाहिए। एक तरफ से थोड़ा सा ये बड़ा चेक है, कलरफुल है, एक तरफ ब्लैक एंड वाइट है। ये भी प्लेन जोड़ों के साथ आप पहन सकते हैं, प्लस ये प्लेन कलर में भी, सिंगल कलर में भी आते हैं। तो अगर आपने प्रिंटेड जोड़ा पहना हुआ है और आप थोड़ा सा ठंड से बचना चाह रहे हैं तो आप ये रैप शोल्डर पे डाल सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। Okay. ये गर्म भी होता है। यानी एक तरह की शॉल नुमा शॉल, चीज हाँ, है ये। शॉल से ज़रा छोटा होता है। फिर आते हैं हम जी, अगर आपके पास पश्मीना शॉल है तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसका आप रेप्लिका भी ले सकते हैं, वो भी वार्म ही होता है। ज़रूरी नहीं कि, अच्छा मैं ये कहती हूँ कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें ना लें, क्योंकि ट्रेंड्स चेंज हो रहे होते हैं, फिर दिल भी भर जाता है। तो ऐसी लें जो कि आपकी रेंज में हो, पॉकेट पे भी ज़्यादा भारी ना पड़े। और नंद भी कभी कभी आई होती है ना लाहौर से, तो नंद कहती है हाय भाभी इतना प्यारा है, बस मैं ये रख ली हूँ। तो फिर जब वो ये कहती है तो फिर दिल पे इतना दुख नहीं होता, क्योंकि ऐसी चीज़ें नंदों के सामने क्यों लाते हैं भाई? नहीं, नंदों को ही तो दिखाना होता है कि मेरे पास ये है। बस ये एक के रह गया था पीस, वो मैंने ले लिया, ये बात बोलनी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर खत्म हो गया था उसके बाद। अच्छा, ये शॉल जो है ये भी प्लेन जोड़े के साथ किसी भी कलर में हो, बहुत प्यारी लगती है, आप साइड पर भी डाल सकते हैं। ये पश्मीना शॉल एक होनी चाहिए, ट्रेंड्स में ये शामिल है। यानी प्लेन जोड़े के साथ ये अच्छी एग्जैक्टली। लगेगी। अच्छा, फिर आते हैं जी ब्लैंकेट रैप्स की तरफ। हाँ, ये काफ़ी हैवी कंबल रैप, ये काफ़ी हैवी होता है और डिफरेंट कलर्स में है, प्लेन में भी होता है, प्रिंटेड भी है, इसमें टेसल्स भी लगे होते हैं, एनीथिंग। तो ये भी आपके लेकिन इसको वेस्टर्न ओढ़ के सो नहीं सकते आप। नहीं, सो नहीं सकते। हाँ। ये कुछ ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा यूज़ हो जाएगा इसका। तो आप ये भी रखिए अपने वार्डरोब में रखिए, ये बहुत प्यारा लगता है वेस्टर्न कपड़ों के साथ भी और ईस्टर्न कपड़ों के साथ भी। बिल्कुल ठीक है ठीक, जी। बिल्कुल और ठीक। एक मैं आपको बताऊं, ये भी ब्लैंकेट रैप है और ये हैंडमेड है। इट्स हैंडमेड, ब्राइट कलर्स में। अच्छा, ये हैंडमेड चीजें अब बहुत ट्रेंड में आ रही हैं। बिल्कुल दोबारा से। बिल्कुल। एक वक्त था हमारी फुफ्फो, नानियाँ, दादियाँ, हाँ, खालाएं बनाया जो है करती वो थीं, हाँ। निटिंग किया करती थी। बिल्कुल। निटिंग का ट्रेंड मैंने देखा है जनरली कम हुआ है। शायद इसकी वजह ये कि हाँ। आम बाजार में आपको
बनी बनाई चीज का बहुत लेकिन आप देखिए तौसी कि अब जो स्वेटर्स आते हैं वो वुलन नहीं होते हैं, वो कॉटन बेस्ड होते हैं। उसमें है। वो गर्मी जैसे कहते हैं वार्म जो होने चाहिए वैसे नहीं होते। लेकिन ये गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छा है और ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाया हुआ है फॉर माई डॉटर और हैंडमेड है और इसके साथ ये वो चीज़ है इसके साथ मेमोरीज अटैच होती हैं आपकी। एग्जैक्टली ना? कि दादी अम्मा नानी अम्मा ने बना के दिया है। था और फिर उसको बिल्कुल। उसको आप लेके चलते। लेकिन जिन लोगों का निटिंग का शौक है हाँ। वो क्रेज की हद तक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है निटिंग क्लब्स भी होते हैं लेडीज के। Exactly. अच्छा Knitting clubs अब तो थर्ड सेगमेंट हमारा जो थर्ड पार्ट है इस सेगमेंट का वो है कुछ सेलिब्रिटीज को हम चेक कर लेते हैं। अच्छा। कुछ इमेजेस हमारे पास हैं। पोंचू दिखाएंगे जी। चले जी हम जरा स्लाइड से पे चलते हैं। दिस इज पोंचू। ये बिल्कुल बंद होता है, शॉल केप को मिला के ये चीज बन जाती है, लेकिन ये फ्रंट से बिल्कुल बंद होता है ठीक है, और हर कलर्स में है, वेस्टर्न ईस्टर्न दोनों के साथ ये चलता है। डन हो गया जी। नेक्स्ट दिस इज अ केप जो आपने जो भी मैंने पहन पहना रखा हुआ है। ठीक ये फ्रंट ओपन है, अगर बहुत ही बुरे होली में भी हो तो आप केप पहन के कंपैरेटिवली बेहतर लग सकते हैं। ठीक देन है। वी हैव वुलन स्वेटर्स विद अ स्कार्फ। अच्छा। ये आप देखिए ना वेस्टर्न लुक है, ये स्किनी जीन्स के साथ आप पहन सकते हैं और ये बहुत ही प्यारा लगता है ना। इट्स बिल्कुल वेरी ठीक। ब्यूटीफुल लुक, अ कंप्लीट विंटर लुक। बिल्कुल नेक्स्ट वी हैव ओह दिस इज ब्यूटीफुल। कौन है ये आप बताएं। मावरा? मैं पूछ रही हूँ नहीं बता रही हूँ। लेकिन देखिए इनकी लुक मैं अच्छा कुछ सेलिब्रिटीज को हम फॉलो करते हैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। लेकिन मावरा की एक उसका उनका प्लस ये कि जो वो ईस्टर्न में शी इज हाँ, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्स। बिल्कुल, बिल्कुल। जो कि मैं कहता हूँ कि उसने भी एक जगह बात हो रही थी, मैं कहता हूँ मावरा के फेस के अंदर वो वाली क्वालिटी है जो कि मीरा के फेस में है। हाँ, सही कि कह रहे मीरा हैं, भी हाँ, बिल्कुल आप उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं वेस्टर्न में, ईस्टर्न में भी किसी भी कैटेगरी वो में उनको carry कर साड़ी लेती हैं वो लुक लोग, दे दें, उनको exactly, गरारा लुक हाँ, दे दें हाँ। और वो बिल्कुल एक कॉलेज स्टूडेंट की यूनिफॉर्म लुक दे दें। शी हर फेस looks ट्रांसफॉर्म्स। perfect, बिल्कुल, और मावरा में भी ये बात क्वालिटी है। उनके फेस में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा जी सॉरी वो बात मावरा पे चली गई थी, हम वापस उन पे स्लाइड्स पे बस जा रहे हैं। एक इमेज रह और गया। है। दिस इज हाँ, अ प्योर वुलन स्वेटर जो कि मायरा खान ने पहना हुआ, जिनको मैं फॉलो करती हूँ। स्किनी जीन्स के साथ एक वुलन स्वेटर थोड़ा सा बैगी हो तो आपकी लुक को बड़ा शेक बना देता है, बहुत प्यारा बना देता है। और जो मायरा है उनमें भी क्वालिटी है कि वो हर Exactly. लुक को बड़े अच्छे तरीके से कैरी कर लेती हैं। और मेरा ख्याल है एक अच्छे आर्टिस्ट, एक अच्छे सेलिब्रिटी की कि ये क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को खासतौर पे एक्टर्स के लिए, कि उन्होंने ढालना होता है। बिल्कुल, तो आप भी अपनी छोटी सी दुनिया में अगर डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं विद दीस बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं एक्सपेरिमेंट कर सकते। कलर्स के साथ करें, फैशन के साथ करें और ऑटोमेटिकली आप ना उसमें एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। ग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया रिदा, Thank you, थैंक यू thank वेरी you. मच। कलर्स के आज पता चला कि जी वाइट सर्दियों में पहना जा सकता है, तो कोई ऐसी उसमें कोई परेशानी की बात बिल्कुल नहीं। परेशानी की बात नहीं है। ग्रेट जनाब, हम चल करेंगे एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक और मशहूरिया ब्रेक के बाद हमारे साथ द वन एंड ओनली लेजेंडरी मुन्नी बेगम हैं, उनसे हम कुछ सुनेंगे भी और उनसे बातें भी करेंगे और गपशप करेंगे। और अब आपको समझ आ ही गई होगी कि वो व्हाइट और ब्लैक का जो सरप्राइज था वो कौन पहन के आज आया हुआ है। अभी मिलते हैं मुन्नी बेगम से, रहिए मेरे साथ। Breakfast at home. Breakfast at home. वेलकम बैक। आज की इस खास नशिस्त में ब्रेकफास्ट एट होम की मुझे अपना सोफा छोड़ के इस सोफे पे आना इसलिए पड़ा कि आज की जो शख्सियत है मैं चाहता था उनके साथ बैठ के उनकी मौसीकी सुनी भी जाए, उनसे बात की जाए। वो जितनी अच्छी साड़ियाँ पहनती हैं उतनी ही अच्छी गुफ्तगू भी करती हैं और उससे बढ़कर उनकी गायकी है और उनकी शख्सियत कि वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप उन्हें रेडियो पे सुने, उन्हें स्टेज पे सुने, एक छोटी घरेलू महफिल नशिस्त में सुने या टीवी पे सुने, उनकी आवाज का और उनके अंदाज का कोई सानी नहीं। हमारे साथ मौजूद है मुन्नी बेगम। आदाब, कैसी हैं? ठीक है, ठीक। हंसती मुस्कुराती उसी तरह फ्रेश हमेशा की तरह, क्या चक्कर है? खुश, खुश, बहुत खुश। ये खुशी से फ्रेशनेस आती है या फ्रेशनेस की वजह से खुशी है? ये चक्कर क्या है जरा बताएं। नहीं, खुश रहना बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। कैसे रहती है खुश? खुश रहती हूँ, अपने आप में मगन रहती हूँ। मैं ना किसी का कुछ सुनती हूँ ना किसी को कुछ कहती हूँ। सबसे अच्छा तरीका है खुश रहने का। तो जो जिंदगी की टेंशनें हैं कि जी अखराजात, मसाइल, को बेटा को बेटी, किसने ये कह दिया उसने कह दिया, मुख्तलिफ झमेलों में इंसान पड़ा हुआ है, इसके साथ खुश रहना नहीं, मैं ज़्यादा सुनती हूँ। अगर मेरा बेटा जैसा मुझे कभी कहता है कि अम्मा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ आप सुनिए मुझसे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ,
मैंने कहा देख अच्छा बात होएगा तो मुझे बताना, खराब बात हो तो नहीं बताना, मुझे मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो मैं भगा देती हूँ उसको। ये खबरें वबरें सुनती हैं आप? बिल्कुल सुनती हूँ। तो उन खबरों से टेंशन नहीं होती? नहीं टेंशन क्या होगा, ये तो आदत पड़ गया अब। है ना? हम्म। अच्छा, आपका इतना प्यारा सा नाम नादरा है, लेकिन सब आपको मुन्नी बेगम के नाम से जानते हैं। कोई नादरा पुकारता है आपको? हाँ बुलाते मुझे नादरा, काफी लोग बुलाते हैं। कौन? दोस्त हाँ अहबाब? मेरे दोस्त है बाप। आपको ज्यादा क्या पसंद है, नादरा या मुन्नी? मुझे तो मुन्नी अच्छा लगता है, अच्छा, क्योंकि मेरा नवासा वगैरह जो है ना वो जाके छेड़ता है, क्या कहते हैं? कहता है ननद तुम्हारा नाम मुन्नी है और मुन्नी बदनाम हुआ। मैंने कहा हाँ बहुत बदनाम हुआ। अच्छा, तो अब जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उन वो बहुत बड़ी खुशी होंगे मेरा बहुत ख्याल है। बड़ी खुशी, बहुत। अब आप शिकागो में रहती हैं, मैं शिकागो में पिछले 20 साल से हूँ। पाकिस्तान याद आता है यहाँ? नहीं पाकिस्तान याद आने की बात नहीं, पाकिस्तान तो आती रहती हूँ मैं, पाकिस्तान तो मेरा मुल्क है, अब अमेरिका भी मेरा मुल्क है। पाकिस्तान देखिए यहाँ पे पूरा मेरा ख़ानदान है। ठीक है। अमेरिका में मैं अपनी बेटी, 2 बेटी और बेटा के साथ रहती हूँ और उनके बच्चे हैं, सब मेरे बच्चे सब वहाँ रहते हैं। तो तो अच्छा, वही दुनिया है पूरी ना? हाँ दुनिया तो दुनिया ही है। अब ग्रैंड चिल्ड्रन में किसी को मौसीकी का शौक है उन लोगों को है, लेकिन उनको अमेरिकन म्यूज़िक का शौक है बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो मेरी जो नवासी है उसका नाम परिजाद अली है, तो वो बजाती है। वहाँ का जो कोई बड़ा सा कुछ साज है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो उसने सीख लिया, अभी उसको डिग्री मिलेगा उस पर। तो देखिए ना, इसका मतलब है कि मौसीकी की फॉर्म बदल गई, लेकिन शौक जो जीन्स में था वो तो गया, लेकिन बच्चों में नहीं आया। बच्चों में नहीं आया। थोड़ा छलांग लगा दिया उसने। रियाज करती हैं अभी भी? बिल्कुल रोजाना? रोजाना रियाज करती है। कभी बोर हुई आपके पास? ये कितने साल हर साल से, दिहाइयों की दिहाइयां, तो सदी भी बदल गई और मुन्नी बेगम की आवाज की वो खनक, वो अंदाज, वो उसी तरह। आप खुद कभी बोर नहीं हुई कि भैया बस? नहीं, मैं बोर इसलिए नहीं होती हूँ कि जब ऑडियंस के सामने जाती हूँ, उनके सामने गाती हूँ, उनके मतलब उनको जब देखती हूँ तो फिर बहुत अच्छा लगता है, तो बोरियत होती नहीं है। आपकी कुछ आपकी गज़लों ने, कुछ आपने ऐसा कलाम चुना कि वो ज़बां ज़दे आम हुआ और आपकी पहचान बना। ये पोइट्री की सिलेक्शन कौन, उस्ताद करते थे, कंपोजर्स करते थे, खुद करती थी? क्योंकि जब आपने गाना शुरू किया बहुत कम उम्र में, कम सिनी में, उस वक्त तो शायरी की इतनी समझ भी नहीं होती थी। सिलेक्ट कौन करता था उस वक्त? तो मुझे, क्योंकि मैं रेडियो पाकिस्तान ढाका से गाती थी जी, जो अब बांग्लादेश है, तो वहाँ पे एक मतलब एक वो बना हुआ होता था अलग सा एक कमरा, तो वहाँ पे वो गज़लें लिख के देते थे कि ये गाइए कलाम इकबाल या जैसे और भी सब, ये सब तो वो गाते थे हम लोग वहाँ। उस वक्त तो शायद समझ भी शायरी नहीं आती। नहीं, क्योंकि वो रोता हुआ गाना को बहुत हंसते हुए गाती थी, तो लोग हंसते थे, कहते थे इसको क्या हो गया। तो मेरा समझ में नहीं आता था, क्योंकि हंसी और मुस्कुराहट तो आपका अंदाज था। तो मैं अपना गाती थी जैसे बहुत दुखी गाना है, खूब खुशी से गा रही हूँ, कहने कि कैसा दुख है। अच्छा, अब शायरी पढ़ती भी हैं जी हाँ। सेलेक्ट करने के लिए? हाँ, अब तो मैं खुद चुनती हूँ, पहले समझती हूँ, समझ के फिर गाती हूँ। जो लाइव ऑडियंस का जो मजा है, जो लुत्फ है, उसमें हमने सुना है कि आपकी नशिस्त शुरू हो तो बस पूरी रात सुबह हो जाती है और मुन्नी बेगम गा रही हैं। जब तक सामे बैठा है, जब तक हाजरीन मौजूद है, मुन्नी बेगम की तरफ से ना नहीं है, ये उनको इसी तरह मुस्कुराते हुए। मुश्किल काम है 4-4 घंटे, 5-5 घंटे गाना। नहीं, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जब आप देखते हैं ना कि आपको सराहने वाले जब लोग बैठे हुए हैं, आपकी मौसीकी को पसंद कर रहे हैं, तो दिल चाहता है कि और भी पेश किया जाए इनके सामने। आज आप, हमारे पास तो बहुत लंबी लिस्ट है जो हमने आपसे सुननी है, लेकिन अब जाहिर है वक्त की कैद है, 2-3 चीजें ही सुन पाएंगे। तो आवारगी से शुरू करें, ठीक है ना? हाँ। हद से गुजर जाना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अभी भी आप यही कहती हैं? अभी आप तो गुजरने का मौका है। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए।
मुझसे बिछड़ के इन दिनों किस रंग में है वो, मुझसे बिछड़ कर इन दिनों किस रंग में है वो, ये देखने रकीब के घर जाना चाहिए, ये देखने रकीब के घर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। वाह जी वाह। अच्छा, आजकल के जो बच्चे मौसीकी में इंटरेस्ट लेते हैं, आपके मैं देख रहा था कि YouTube के ऊपर आपकी जो गज़लें हैं, जो महफिलों की नशिस्तों की रिकॉर्डिंग्स हैं, उस पे इतने ज़्यादा व्यूज़, हज़ारों लाखों फैंस माशाल्लाह। तो ये आप माशाल्लाह कोई तीसरी चौथी जनरेशन को आप तीसरी फैन बनाए बैठी। हाँ, बहुत लोग पसंद करते हैं। अभी पिछले एक साल पहले मुझे अमेरिका से बुलाया अंदरूनी सिंध, तो हमारे हिंदू बिरादरी थे बहुत अच्छे, तो उन्होंने कहा कि मुन्नी बेगम आप आ जाइए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आ गई। फिर मैं वहाँ प्रोग्राम करने के लिए गई, बदीन में था शायद वो प्रोग्राम, तो वहाँ मैंने प्रोग्राम किया, तो वहाँ जो ऑडियंस था वो 40 से लेके 18 और 15 साल की उम्र के थे। तो उनका जो सुनने का जो मैं देख रही थी कि किस तरीके से वो सुन रहे थे, एक वालेहाना अंदाज था, और कुछ लोग उस पे से बैठ के रो रहे थे, कुछ लोग खुश हो रहे थे, बच्चे आके डांस कर रहे थे, और मतलब एग्जैक्टली यही मेरा कि आप हर तरह की ऑडियंस को आपने तो मैंने हमेशा उनसे कहते पूछा, थे। हाँ। मैंने कहा ऑडियंस में कोई भी ऐसा नहीं है जो मतलब मेरे दौर का हो, सब तो छोटे छोटे से। तो मैंने एक आदमी से पूछा, लड़के से, मैंने कहा कि क्या बात है, तुम लोग मेरी गज़लें सुनते हो? बोला हाँ, हम तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने कहा अच्छा, इसका कोई वजह है क्या? कहने का हाँ। तो जो सबसे बड़े थे उनमें उम्र में, कहने गए कि जब हम स्कूल जाया करते थे तो मेरे अब्बा गाड़ी में आपकी कैसेट लगा देते थे, तो मेरे अब्बा सुनते थे, तो उनसे हम लोगों को शौक हुआ। अब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं अपने गाड़ी में वही कैसेट लगाता हूँ। तो उनसे कहते अब्बा को लेके आते, अब्बा शायद नहीं, होंगे अब्बा नहीं। बेचारे होंगे नहीं। मैंने कहा अपने बच्चे से कहिएगा कि वो अपने बच्चों को भी सुनाए। मुन्नी बेगम हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे गपशप का और म्यूजिक का सिलसिला जारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, रहिए हमारे साथ। Breakfast at home. Breakfast at home. एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आज जनाब ब्रेकफास्ट एट होम का एक स्पेशल सेशन है जिसमें मुन्नी बेगम हमारे साथ मौजूद है। मुन्नी बेगम, आपकी जो एक शख्सियत है, हंसती मुस्कुराती, और वक्त ने आपकी नेचर को और आपकी तबीयत को बिल्कुल बदला नहीं, माशाल्लाह। खुश मैंने रहती बदलने हैं। नहीं दिया, बदलने दिया नहीं। बदलने दिया नहीं तो बहुत जिंदगी में उतार चढ़ाव तो बहुत आया, लेकिन उसको अपने ऊपर तारी नहीं किया मैंने, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं था कभी सिवाय डिप्रेस नहीं नुकसान हुई। के। हाँ हाँ। अच्छा, हॉबीज क्या आपकी, क्या किन हॉबी? चीजों का शौक है आपको? मुझे खाना पकाने का बहुत शौक है, ड्राइविंग का बहुत शौक है। अच्छा, मैं अमेरिका में हाईवे में अपने घर से मैं बेटे के घर जाती हूँ, 1.5 घंटा हाईवे में गाड़ी चला के जाती हूँ, 1.5 घंटा गाड़ी चला के आती हूँ अकेले? अकेले। वाह जी वाह। फास्ट ड्राइवर है या स्लो बहुत ड्राइवर? फास्ट, बहुत खराब। मुझे बेटा कहता अम्मा ऐसा नहीं कि जब पुलिस पकड़ेगा तो आपको बहुत बड़ा टिकट देगा। मैंने कहा चल जब पकड़ेगा तब देगा। आज तक नहीं पकड़ी? नहीं, 20 साल से तो नहीं पकड़ा। अच्छा, गाड़ी के अंदर म्यूजिक सुनती जब ड्राइव कर नहीं, रही जब होती? मैं ड्राइव करती हूँ मैं खुद ही गाती हूँ। अच्छा वाह। गाते गाते जैसा रियाज करने का भी हो तो एक वो रखा है, मैं रियाज करते हुए जाती हूँ। अब पूरा आधा घंटे 1 घंटा भी रियाज हो जाता है कभी कभी, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, ड्राइविंग का शौक है? जी हाँ, ड्राइविंग का शौक है, बागबानी का बहुत शौक है। अच्छा, पौधे, प्लांट्स पौधे लगाने बहुत अच्छा लगते हैं, शुरू से ही? बहुत शुरू बचपन से। 5 साल की उम्र से मुझे पौधा लगाने का शौक था। और एक दफ़ा मैं एक फूल का छोटे से एक पौधा लेके आई। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा इस पर फूल कैसे खिलेगा? कहने कि रात भर में खिल जाएगा। अच्छा। तो मैं वहाँ टॉर्च लेके बैठी रही, कोई खिलता कैसे, उसको पूरा देखती रही। छोटी सी थी, 5 साल की। वाह वाह वाह। तो इतना जुनून था मुझे। फिर मैं
कराची में मैंने एक फार्म हाउस लिया, उसको बनाया। बनाने के बाद फिर बस कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ कि उसको फिर बेच दिया। अच्छा, तो अब तो खैर नामुमकिन है। अब अमेरिका में जो घर है वहाँ पे पौधे पौधे रखे हुए हैं आपने? वहाँ मैंने रखे हुए हैं, लेकिन वहाँ लगाती हूँ, मैं पौधे लगाती हूँ, लेकिन दिल चाहता है कि थोड़ा बड़ा जगह हमको मिले जहाँ मैं फूल पत्तियाँ दरख्त वरख्त लगा के मैं उस पर सुकून से खामोशी से बैठी रहूँ। ये कहते हैं जिन लोगों को पौधों का, दरख्तों का बहुत ज्यादा शौक होता है वो इनसे बातें भी करते हैं, मतलब पूरी एक बिल्कुल कम्युनिकेशन बिल्कुल एक बातें होती है, ये बातें होती है ना? हाँ, जैसे मेरे फार्म हाउस पे मैं जब जाती थी तो मैंने मोर, बंदर और ये सारे जितने सब जानवर है सब रखे हुए थे। तो जब मैं वहाँ बैठ के जब बाहर निकलती थी तो वो मोर दरवाजे के पास आके खड़ा होकर डांस करना शुरू कर देता था। तो मुझे जो मेरा जो वहाँ जो काम करने वाले वर्कर थे वो कहते थे बाजी आज आपको ये जाने नहीं देगा। मैंने कहा जब तक ये हटेगा नहीं मैं जाऊँगी भी नहीं। फिर दरख्त के पास जाके बैठती थी तो ऐसा लगता था कि दरख्त की शाखें आके मुझे छूती थी, ऐसा लगता था मुझे, और वाकई ही वो मुझे टच करता था मेरे सर को। यानी नेचर के साथ बहुत कनेक्ट बहुत प्यारा है मुझे। और बंदर क्या करता था? बंदर अपना बंदरपन ही करता था। बंदर भी देख के खुश होता था। बंदर का बच्चा मुझे देखता था, अपनी माँ के पीछे छुपता था, फिर देखता था मुझे, फिर छुपता था। तो उसके मैं खाना वाना सब लेके जाती थी, उसको देती थी, खिलाती थी। अच्छा ये बताइए कि मैंने सुना है कि आप अपनी कहानी जो है उसको किताब की शक्ल में लिखना चाहती हैं और आप अपने नवासे से कह रही हैं कि वो आपकी कहानी नहीं, मेरी ये तो कहानी या नवासी से कुछ? हाँ नहीं, ये तो मेरा जो नवासा है शाहे, अब उसका नाम समी हम लोगों ने रख दिया, सॉरी। तो वो कहता है कि मैं बड़ा होके मैं अपनी नानी पे उनका पूरा किताब लिखूंगा। उससे पहले एक खातून है, उनका नाम है तहम्मुल, वो पेशावर में रहती है, मेरी बहुत परस्तार है, बहुत अच्छी लड़की है वो। तो कहती है कि मुझे आपके पूरे लाइफ के लिए पूरा कहानी लिखना, वो लिख रही है अभी। तो आप नवासा जो कहानी लिखेगा तो उसको तो सब कुछ बताएंगे? नहीं तो ये अभी लिख लेगा, फिर वो जो दौर गुजरेगा उसका वो लिखेगा। पार्ट 2 पार्ट 1। कहानी में तो जब जिंदगी की कहानी बतानी हो तो फिर तो उसमें बहुत कुछ छुपाना भी पड़ता है। नहीं, क्या छुपाएंगे? अगर छुपा लिया तो फिर कहानी कहाँ हुआ? वो तो झूठ हुआ। और झूठ मैं पसंद नहीं करती हूँ, ना सुनना ना बोलना। बस यही एक चीज़ है जिसको अपनाया हुआ मैंने, ना झूठ ना गुरूर। मगरूर इंसान मुझे पसंद नहीं है, झूठ मुझे पसंद नहीं है, और गीबत, बुराइयाँ पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ। बस जिंदगी में दरख्त होने चाहिए, पौधे होने चाहिए, मोर होने चाहिए, बंदर होने चाहिए। आप यकीन कीजिएगा कि मेरे पास दोस्त नहीं है कोई भी, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। आपका दोस्त नहीं है? मैं मान ही नहीं सकता। सब प्यार करते हैं मुझसे, सब मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं अकेला रहना पसंद करती हूँ। और मैं बात पता करती हूँ किससे? अपने दिमाग से बात करती हूँ, अकेले में। अपना मेरा एक दुनिया एक कमरे में बंद है, वहाँ मैं बैठी रहती हूँ, अपना रियाज कर लिया। मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन मुझे पता क्या, वो चीज़ बहुत बुरी लगती है कि मेरी कोई दोस्त आ गई, आके कहने लगी आपको पता है आज क्या हुआ, आज फला की लड़की फला के साथ भाग गई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक सेकंड में अभी आ रही हूँ। मैं जाती हूँ अंदर, जाके मैं नींद का टैबलेट और ब्लड प्रेशर का दवा खा के आती हूँ, मुझे सुकून मिली है, फालतू बकवास कर दी है ये। अच्छा, मैंने कहा शायद जाके दवा खा के वापस आती हूँ तो पता चलता लड़की वापस आ गई। ऐसा नहीं है? नहीं, फिर उसको मैं उसके दोबारा जब वो आती है तो मैं देख लेती हूँ, मैं दरवाज़ा खोलती नहीं कि आई नहीं। मैं वो कहेगी ना, मैं सुनूंगी। दूसरों के बारे में बातें करना, अपनी दुनिया में मस्त रहिए। आप अपने अल्लाह को याद कीजिए। अगर खौफ खुदा है तो आपको ये बातें बुरी लगेंगी, अगर आपके दिल में खौफ खुदा नहीं है तो आपको ये बातें बहुत अच्छी लगेंगी। कितनी अच्छी बात की आपने, वाह वाह वाह। मैं कभी नहीं सुनती। खूबसूरत। हाँ, पर्दा बहुत अच्छा लगता है मुझे, सबके बुराई पे या जो भी है। अच्छा जी, अब हम क्या सुनेंगे आपसे, और हम आपको बताते चलें कि हारमोनियम पे तो मुनी बेगम खुद हैं और ये इनकी पहचान है। वैसे हारमोनियम के बगैर कभी गाया आपको? तो हाथ ना चले तो गला भी नहीं चलता होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गाई हूँ, लेकिन हारमोनियम एक अब मेरा स्टाइल बन चुका है, लोग सुनना चाहते, देखना चाहते है ना। अब मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान में औरतों में हारमोनियम मुझसे अच्छा कोई नहीं बजा सकता। ये एक चीज़ मतलब मैं खुद अपने मुंह से बोलती हूँ कि मैं बहुत अबूर हासिल कर चुकी हूँ उसमें, माशाल्लाह। तो अभी मैं सोचती हूँ कि मैं अभी पियानो जाके उस पे रियाज करके पियानो बजाऊंगी बहुत अच्छे से। अच्छा हाँ। और मैं बजाती हूँ, हल्का फुल्का तो बजा लेती हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से बजाना चाहती हूँ। ग्रेट ग्रेट। तो हारमोनियम के जिक्र हुआ तो आपको बताते चलें कि आज हारमोनियम और मुनी बेगम के साथ संगत कर रहे हैं रॉजर फ्रांसिस तबले पे, जिनको आप देख नहीं रहे लेकिन उनकी आवाज़ आप सुन रहे हैं। तो आप क्या है जी, आप हमें क्या
सुना रही हैं उस्ताद कमर जलालवी साहब की ये गज़ल है, बहुत खूबसूरत है। कब मेरा नशे मन नहले चमन गुलशन में गवारा करते हैं, गुंजे अपनी आवाज़ों में बिजली को पुकारा करते हैं। कब मेरा नशे मन अहले चमन। अब नज़ा का आलम है मुझ पर, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो। वाह, 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 अब नज़ा का आलम है मुझ पर, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो। जब कश्ती डूबने लगती है, जब कश्ती डूबने लगती है, तो बोझ उतारा करते हैं। कब मेरा नशे बन अहले चमन। जब कश्ती डूबने लगती है तब तो बोझ उतारा करते हैं। क्या बात है। और यही बात है मुनी बेगम की कि इनकी शायरी की सिलेक्शन आपकी और उसका अंदाज और फिर उसको ऐसे जमा के माहौल के मुताबिक पेश करना कमाल क्या है। पहले मैं जब गज़लें गाती थी मैं कहती पता नहीं शायर ने ये किसके लिए लिखा होगा। बहुत सारी गज़लें मेरी तकरीबन 42 वॉल्यूम्स तो है मेरे, माशाल्लाह। तो उस पर गज़लें बहुत है। मैं सोचती थी कि ये पता नहीं किसके ऊपर लिखा होगा, उन्होंने अपनी महबूबा पे लिखा है किसी पे, लेकिन अब जब मैं वो गज़लें सब उसको याद करके जब गाती हूँ तो लगता है कि वो सारी गज़लें मुझ पे लिखी हुई हैं। मेरी अपनी कहानी ज़िंदगी की लगती है सारी गज़लों में। वो जो 42 एल्बम्स हैं हाँ, वो एक एक करके आपकी अपनी कहानी के मुख्तलिफ अदवार हैं। कहानी के मुताबिक हो गया। जैसे ऐ मेरे हम नशी चल कहीं और चल इस चमन में, अब अपना गुजारा नहीं। हाँ। ढाके से मैं कराची चली आई, कराची से मैं अमेरिका चली गई। तो सब गज़लें ऐसा लगता नहीं, है कि आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए भी अपनी लगती है कहानी। बिल्कुल सभी अपनी लगती है। अब देखिए ना, आवारगी में हद से गुजर के मैं अमेरिका चली गई, लेकिन कभी कभार तो घर आना चाहिए, तो इधर आ गई, पाकिस्तान आ जाती हूँ। आवारगी तो बहुत किस्म की होती है। मुनी बेगम मेरी आवारगी बहुत अच्छी है। अच्छा। मुनी बेगम हमारे साथ मौजूद है, गपशप का सिलसिला जारी है और उनसे हम कुछ लाइव म्यूजिक भी सुन रहे हैं। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। Breakfast at home. Breakfast at home. भाई इस कदर लुत्फ आ रहा है, आज मुनी बेगम हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेकफास्ट एट होम का ये एक स्पेशल एपिसोड है जिसे आप पीटीवी होम पे सुबह भी देख सकते हैं, शाम 4 बजे भी देख सकते हैं। पीटीवी ग्लोबल अमेरिका सुबह 8 बजे, पीटीवी ग्लोबल बरतानिया सुबह 8 बजे। तो हमारी ये नशिस्त जो है मुनी बेगम इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है वहाँ वहाँ जा रही। आपको इतनी मोहब्बतें मिली, इतनी मोहब्बतें मिली, कभी किसी से कोई गिला शिकवा? किसी से कोई नहीं। अब जब मुड़ के देखती कोई गिला शिकवा नहीं, मुड़ के भी नहीं देखती हूँ मैं। पीछे क्या हुआ नहीं हुआ उस पर मैं नहीं जाना चाहती हूँ, क्या होगा उसको सोचती हूँ। अच्छा। और शिकवा अपने ज़ात से रहा हमेशा कि अगर कोई काम गलत मुझसे हो गया तो मैं उस पर शिकवा करती हूँ कि मुझसे ऐसा क्यों हुआ। बाकी किसी से कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं। मुनी बेगम ये मुमकिन ही नहीं है। नहीं, वाकई नहीं है। जिंदगी में कोई मिला ही ना हो जिससे आपको कोई शिकवा, नहीं। कोई बहन भाई, कोई फायदा नहीं है इन बातों का। अगर आप किसी से शिकवा करेंगे तो 10 शिकवा और आपको कर देगा, तो जो 5 शिकवा लेके गए तो उस पर 10 और ऐड कर दीजिए। तो उससे बेहतर शिकवा करे ही नहीं आप। 15 शिकवे हो गए इकट्ठे। तो इससे बेहतर है कि आप छोड़ दे, खत्म कर दे। बस जो होता है उस पर दरगुजर में अपने घर पे भी कोई ऐसी बहन है अगर बात हो जाता है, मैंने कहा छोड़ दो उसको, खत्म करो, इस बात को आगे नहीं बढ़ाना, खत्म कर देती हूँ। पैसे का शौक है आपको? नहीं,
वाहिद चीज़ है जिसका शौक नहीं है। शुक्र है, जो मिल जाता है वो शुक्र है, नहीं मिलता तो भी शुक्र है अल्लाह का। बहुत खुश हूँ मुझे, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं हिसाब दे दूंगी ऊपर जाके अच्छे से। वाह वाह वाह, इतना नहीं होना चाहिए कि जिसका हिसाब ही ना हिसाब ही दिया नहीं जाए। दे सकूं। वाह वाह वाह, एक पर्ची में है मेरा हिसाब किताब। कितनी फाइल अच्छी नहीं है मेरे पास पैसे का। बात। वाह वाह वाह। तो उस पर्ची को हमेशा अपने साथ रखती हूँ। कोई ज्वेलरी का शौक, प्रॉपर्टी का शौक? नहीं, कुछ खुशबू का बहुत शौक है। खुशबू का? खुशबू का शौक है, और फार्म का बहुत शौक था, जो अब मेरे पास नहीं है। क्योंकि मैंने बेच दिया था, तो और अब इतनी महंगाई है, मैं नहीं खरीद सकती। अच्छा, तो वो एक शौक। परफ्यूम्स खरीदती हैं? परफ्यूम, खुशबू, फूल, मोतिया के वही फूल, बात है, नेचर के साथ हाँ, दोस्ती। बहुत ज्यादा। ये सब फूल पत्तियां, ये जो चिड़िया विड़िया, ये सब बहुत अच्छी लगती हैं। इनकी सुबह आके दरवाजा मतलब के पास चहचहाती हैं, वो बहुत खूबसूरत लगता अच्छा, है। आपकी साड़ियाँ माशाल्लाह बहुत, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और आज भी क्या खूबसूरत ब्लैक एंड व्हाइट का बहुत शुक्रिया, कॉम्बिनेशन। बड़ी मेहरबानी। तो ये शॉपिंग कहाँ से होती है? तहाइफ मिलते हैं या खुद जाती हैं या कहीं ऑर्डर पे बनती हैं? कहाँ से? नहीं, मैं पता है क्या, जैसे जाती हूँ अमेरिका में, वहाँ पे जहाँ रहती हूँ मैं, वो पूरा पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी सारा इलाका है, उसको डिवॉन एवेन्यू कहते हैं। ठीक है। तो वहाँ जब मैं जाती हूँ तो कभी कभी गुजरती हूँ, अगर कोई साड़ी पे मेरा निगाह पड़ जाए तो फिर मैं उतर के उसको खरीद लेती हूँ, चाहे जितने का भी हो। ठीक है। तो ऐसे ही करके मैं मतलब अपना जो ना साड़ी का कलेक्शन फिर खुद अपने घर में बैठ के भी डिज़ाइन करती हूँ। मैं जाती हूँ कराची में मिलेनियम, वहाँ से कपड़े लेके आती हूँ, ला के उसका साड़ी बना के फिर मैं रखती हूँ। तो मेरी बहनें कहती है कि बाजी आप साड़ी की डिज़ाइन इतनी अच्छी है, आप कीजिए ना एक काम। मैंने कहा किस लिए? पैसे के लिए? तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना शौक़ है, मैं पूरा कर ली, बस खुश हूँ। ट्रैवलिंग, जहाज में बैठना, फ्लाइट पकड़ो, उधर जाओ, अभी ये कॉन्सर्ट है, अभी बांग्लादेश जाओ, तो अभी इंडिया जाओ, पाकिस्तान जाओ, बरतानिया जाओ, पूरी दुनिया आपने माशाल्लाह फेरी। कोई मेरा ख्याल कोना नहीं है दुनिया का जहाँ आपके कॉन्सर्ट्स नहीं हुए, जहाँ आपकी महफिल। ये ट्रैवलिंग, जहाज में उतरना, बैठना, फ्लाइटें पकड़ो, इससे थक नहीं गई? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई अच्छा लगता है। मुझे बेजारी नहीं है, तबीयत में बेजारी नहीं। में बेजारी नहीं है। वाह वाह वाह, मैं बेजार नहीं होती हूँ किसी चीज़ से। ये बड़ा जरूरी है, ये अंदर अपने लेके अपने आना। आप में बहुत ज्यादा वो रखिए, बिल्कुल काबू, बहुत सुकून। मौत का खौफ है आपको? किस लिए? मौत से क्यों खौफ करूं? मौत तो दुनिया का सबसे बड़ा सच है। जिंदगी से खौफ है जो सबसे बड़ा झूठ है। वाह। मौत से नहीं डर लगता है मुझे। वो जब आएगा, मैं रोजाना जब सुबह उठती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ अच्छा आज भी बच गई। फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते, फिर सारा दिन अल्लाह की इबादत में गुजार देती हूँ, फिर रात को सोती हूँ, फिर सुबह उठती हूँ। नहीं डर लगता है। मैंने मौत बहुत देखा दुनिया में। मैं कराची, बांग्लादेश में मैंने वो वाक़या देखा है जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। जब बांग्लादेश बन रहा था, 800 गाड़ी ट्रक में मैंने इतने लाशें देखी हैं। उस पर मैं अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए गई थी, तो एक एक लाश को मैं देख के आई हूँ। तो मुझे मौत से डर नहीं लगता है, ना मुझे ना मेरी बहनों को, किसी को भी नहीं लगता है। सब दिलेर है। मेरी छोटी बहन जो है, उसका ओपन हार्ट सर्जरी होने के लिए अमेरिका में जा रही थी, तो मैं रो रही हूँ तो मुझे देख के कह रही वो भी ऐसी मेरी तरह है। सब बहनें माशाल्लाह बहादुर है, सब अच्छी, खुश है, हाँ, पॉजिटिव। बिल्कुल। आपकी शख्सियत में एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जो आपसे मुलाकात में वो बहुत फील होती है कि हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी जरूरी है, बहुत जरूरी है। आजकल के दौर में खुश रहना बहुत जरूरी है, और खुश रहने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि ना बुरा सुनो ना बुरा कहो। मुनी बेगम, बहुत लुत्फ आया आपसे मिलकर, Thank you. बहुत मजा आया। आपकी शख्सियत जैसी शुक्रिया। हमने देखी, जो एक आपका जो विजुअल इम्पैक्ट बनता है, बिल्कुल वैसा ही पाया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुनी बेगम और मेरे साथ ब्रेकफास्ट एट होम का ये स्पेशल सेशन एक्सपीरियंस किया, एंजॉय किया। और अब आखिर में जनाब, आप तो हर वक्त ही मुस्कुराती रहती हैं, हम आपको नहीं कह सकते एक बार मुस्कुरा दो, या आप ही कहें हम सबको कि एक बार मुस्कुरा दो। फिरदौस झूम उठे, फजा मुस्कुरा उठे, तुम मुस्कुरा उठो तो खुदा
मुस्कुरा उठे। एक बार मुस्कुरा दो, 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 एक बार मुस्कुरा दो। मुस्कुरा